हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी फर्स्ट ईयर। सेम है हमारा सेकंड। एलएलबी फर्स्ट ईयर सेम है हमारा सेकंड, और हम आपको कराने वाले हैं हिंदू लॉ। आप जैसा कि ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर हिंदू विधि लिखा हुआ है, हिंदू लॉ लिखा हुआ है, और कोड है इसका 301। तो हम आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें यहाँ पर दे रखा है विवाह को परिभाषित कीजिए। प्राचीन भारत में प्रचलित विवाह की विभिन्न पद्धतियों का विवेचन कीजिए। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो विवाह की परिभाषा है, हम इसे तो करेंगे नहीं। अभी विवाह की परिभाषा हम इसे नहीं करेंगे, हम करेंगे प्राचीन भारत में प्रचलित विवाह की विभिन्न पद्धतियों का विवेचन कीजिए। मतलब प्राचीन भारत में किस प्रकार से विवाह होते थे। और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सेमेस्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं और आपकी एपीओ की भी तैयारी करा रहे हैं, और आपको नई नई जानकारी भी देते रहते हैं बीच बीच में। और अपने छोटे भाई हैं जो अगर आसपास के जो लोग हैं जो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के हैं, एलएलबी फर्स्ट सेम के हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में एलएलबी फर्स्ट सेम के ऑल टोटल सब्जेक्ट के हमारे वो नोट्स पड़े हुए हैं, जिससे एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी होती है। आप वहाँ से देख सकते हो। और ज़्यादा बात ना करते हो, चलते हैं अपने एग्ज़ाम पे। अब एग्ज़ाम क्वेश्चनों पे चलते हैं, एग्ज़ाम पे नहीं, एग्ज़ाम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में प्रचलित विवाह की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना कीजिए। प्राचीन हिंदू विवाह के प्रकार, मतलब जो हमारा प्राचीन यानी एनिसेंट यानी प्राचीन, जो पहले हमारे शादी विवाह होते थे, फॉर्म्स ऑफ एनिसेंट हिंदू मैरिज। प्राचीन शुद्ध हिंदू विवाह विधि के अनुसार विवाह की 8 पद्धतियां मानी गई थी। मतलब विवाह को 8 प्रकार से हम कर सकते थे। पहला था ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह। छठा है गांधर्व विवाह। 7 में है 7 पे है राक्षस, 8 पे है पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह थे। इनमें प्रथम 4 विवाह पद्धतियां मान्य थीं और बाद की 4 पद्धतियां अमान्य थीं। मतलब इनमें से 4 विवाह तो मान्य होते थे और 4 विवाह अमान्य। मतलब इनमें से 4 प्रकार के अगर विवाह करोगे जो दिए गए हैं वो तो मान्य माने जाएंगे। अगर इन्हीं में से 4 प्रकार के ऐसे विवाह हैं अगर आप कर लेते हो वो अमान्य माने जाएंगे। मान्य और अमान्य पद्धतियों के वैधानिक परिणाम भी भिन्न भिन्न थे। मान्य पद्धति के अनुसार विवाहित स्त्री को पत्नी कहा जाता था, परंतु अमान्य विवाह पद्धति के अनुसार स्त्री पत्नी नहीं होती थी। यह पद्धतियां समाज में आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। मतलब अगर आप मान्य विवाह करते हो जो दे रखे हैं, तो आपकी जो पत्नी है उसको हम वो लोग पत्नी का दर्जा देंगे कि हाँ ये आपकी पत्नी है। अगर आप अमान्य विवाह करते हो तो वो जो आपकी पत्नी बनी है उसको लोग पत्नी का दर्जा नहीं देंगे और आपका विरोध करेंगे। ठीक है, तो अब उनको मान्य और अमान्य विवाहों को देखते हैं, कौन से मान्य और कौन से अमान्य विवाह हैं। मान्य विवाह के प्रकार। वैलिड फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। वैलिड होते हैं जो मान्य होते हैं। मान्य विवाह की 4 पद्धतियां निम्नलिखित थीं। कौन कौन सी थी? फर्स्ट देखते हैं ब्रह्म पद्धति, यानी सबसे पहले हम मान्य विवाह देखते हैं जो मान्य थे। इस पद्धति के अनुसार वेद पढ़ते हुए सदाचारी वर को कन्या का पिता स्वयं बुलाकर उसकी पूजा कर उसका वस्त्रादि से अलंकृत कर कन्यादान करता था। मतलब जो वेदों का ज्ञाता होता था, जो वेद पढ़ना जानता था या वेदों की नॉलेज रखता था, उसको लड़की का पिता खुद बुलाता था और उसकी पूजा करता था और उसके नए वस्त्र पहनाता था। और फिर इस पद्धति में मुख्य बात यह है कि कन्या का पिता कन्यादान के फलस्वरूप कोई प्रतिफल ग्रहण नहीं करता और अपनी कन्या को व्यवसाय आदि के लिए वर को निश्चित नहीं करता। तो यहाँ पर क्या करता था, जो लड़की का पिता होता था वो लड़की को मतलब लड़कों वालों से कोई पैसा नहीं लेना, बस अपनी लड़की को उन्हें दे देना और खुद भेंट के रूप में और लड़की को कुछ दे के भेजना यहाँ से अपने वर को। जो पत्नी है अपने पति के लिए यानी वर के लिए अपने पिता के यहाँ से कुछ भेंट रूप भी लेके जाती थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मतानुसार इस पद्धति के अनुसार कन्या स्वयं स्वयं कभी भी विवाह नहीं कर सकती। मतलब इसमें जो है ब्रह्म पद्धति के जो विवाह हैं इसमें लड़की कभी अकेले विवाह नहीं कर सकती है, ये परिवार की सहमति से होता है। और ऐसे विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए कुछ ना कुछ धनराशि या कोई भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देता है, जैसे कि आजकल हमारे समाज में चल रहा है। तो ये था ब्रह्म विवाह, पढ़े लिखे समाज से शादी कराना, उनको कुछ देना, ये था ब्रह्म विवाह। अब आती है देव पद्धति। इस विवाह के अनुसार यज्ञ में विधि पूर्वक कर्म करते हुए ऋतवत्व के लिए वस्त्रों से सजाकर कन्या का दान करने को देव विवाह कहते हैं। इस विवाह पद्धति के अंतर्गत पिता वर को दक्षिणा के में कन्या देता था। यह विवाह ब्रह्म विवाह से निम्न स्तर का होता था, क्योंकि इसमें कन्या का पिता आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता था, परंतु यह लाभ निंदनीय नहीं माना जाता था। यहाँ पर क्या है, मतलब जो लड़की होती थी, लड़की का पिता उसको लड़की को वस्त्रों से सजाकर और कपड़े पहनाकर उससे बस इतना ही देता था कि कपड़े लत्ते, और अपनी लड़की को वर के संग शादी कर देता था। वो ज़्यादा धन धान्य या कुछ अलग से उपहार नहीं देता था। इसमें इस प्रकार के विवाह आते थे। और यहाँ पर यज्ञ होता था, यज्ञ कराते थे, यज्ञ में ही लड़की को सुंदर कपड़े पहना के वर के साथ विदा कर दिया जाता था। तो यहाँ पर कोई दक्षिणा के रूप में, दहेज के रूप में सिर्फ लड़की को ही दिया जाता था, और इस प्रकार के विवाह निंदनीय नहीं माना जाता था। ठीक है ना, ये था हमारा देव पद्धति। आगे चलते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह किसे कहते हैं? विवाह की इस पद्धति में वर कन्या के पिता को 2 जोड़ा गाय देता था। विवाह की इस पद्धति में वर यानी लड़का कन्या के पिता को 2 जोड़ा गाय देता था, तथा विवाह के समय कन्या का पिता कन्या के साथ इन गायों को भी लौटा देता था। मतलब इसमें क्या था आर्ष विवाह में जो लड़का था, लड़का पक्ष से जो है 2 जोड़ी गाय लेके आता था और वो लड़की के पिता को देते थे, लेकिन बदले में क्या होता था, लड़की का जो पिता था उन गायों को वापस कर देता था। तो ये होता था आर्ष विवाह। अब आता है प्रजापत्य विवाह। इस पद्धति देखो यहाँ पाएगा कि इस पद्धति के अनुसार कन्या के पिता द्वारा तुम दोनों वर यानी कन्या यानी वर और कन्या तुम दोनों साथ साथ सभाचरण करो, ऐसे कहकर वस्त्र अलंकार आदि से उन्हें पूजित कन्या दान किया जाता था। यह विवाह ब्रह्म विवाह जैसा ही, परंतु इसे यह आवश्यक नहीं है कि वह वर कुंवारा ही हो। यहाँ पर एक बात है, प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता था, जो लड़की का पिता होता था वो लड़की और लड़के को नए वस्त्र पहनाकर वो कहता था कि तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो, यानी तुम धर्म को मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और यहाँ पर लड़की का पिता लड़के को कुछ दान नहीं देता था, सिर्फ यहाँ पर दान के रूप में लड़की को ही दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है कि यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि लड़का कुंवारा ही हो, शादीशुदा लड़के के साथ भी ऐसी शादी कर दी जाती थी। ये थे 4 प्रकार के मान्य विवाह। मान्य विवाह में हमने एक चीज पढ़ी है, मान्य विवाह वो विवाह कहलाते हैं जहां पर माता पिता की सलाह से शादी होती है। चारों में क्या है, पिता अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहा है यहाँ पे, तो ये मान्य विवाह है। जहां पर फैमिली मैरिज होती है वो मान्य विवाह कहलाए गए हैं। हमने चारों में ये चीज देखी गई है। अमान्य विवाह पढ़ते हैं। अमान्य विवाह के प्रकार, इनवैलिड फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। अमान्य विवाह 4 पद्धतियां अग्रलिखित हैं। मतलब अमान्य विवाह भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मान्य विवाह होते हैं उसी प्रकार 4 प्रकार के अमान्य विवाह भी होते हैं। प्रथम है आसुर पद्धति। इस पद्धति में वर जनजाति, आसुर विवाह देखते हैं। इस पद्धति में वर जनजातियों तथा कन्या के लिए यथाशक्ति धन देकर स्वेच्छा से कन्या को स्वीकार करता है। मतलब जो लड़का होता है वो लड़की के लिए धन देता है, लड़की के घर वालों के लिए धन देता है, तब उसे स्वीकार करते हैं। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कन्या के पिता का संरक्षक को धन का लाभ देकर कन्या प्राप्त की जाती है। मतलब उल्टा दहेज देता है लड़का, हालांकि लड़के को दहेज मिलना चाहिए, यहाँ पर लड़का दहेज देता है। यह प्रथा दक्षिणी भारत के सूत्रा में प्रचलित है, यानी दक्षिण भारत के सूत्रा में आज भी प्रचलित है कि लड़का जो है लड़की को दहेज देगा। यह पद्धति वास्तव में क्रय विक्रय की पद्धति है।
इस पद्धति के बारे में यह मत है कि इसमें लड़की को बेच दिया जाता है। मतलब यहाँ पर एक बेचने जैसी फीलिंग आती है कि हर हम क्या देखते हैं कि लड़की का पिता लड़के को दान देता है, दहेज देता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लड़के का पिता लड़की को दान या दहेज देता है। तो यहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है जैसे पिता ने अपनी पुत्री को पैसे के लिए बेचा हो। गोविंद बनाम शास्त्री बॉम्बे का मतलब है 433 में यह कहा गया कि कन्या का पिता कन्या को विवाह में देने का जो शुल्क पाता है वह उसका प्रतिफल है। यानी कि जो लड़की का पिता है लड़की के लिए कितना भी पैसे मांग सकता है, यानी एक प्रकार का बेचना। यहाँ पर ऐसे फील होता है कि वो लड़की को बेच रहा है कि 2 लाख 10 लाख 5,000 20,000 इस प्रकार से जो भी वो धनराशि रखे, यहाँ पर लड़की को पैसे में दिया जाता है, लड़के से पैसे लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। गांधर्व विवाह कन्या और पुरुष की इच्छा अनुसार पारस्परिक प्रेम से आलिंगन नादी और मैथुन होने को गंधर्व विवाह कहा जाता है। इस विवाह में धार्मिक कृत्यों से संपन्न हुए बिना ही शारीरिक संसर्ग विवाह के पक्षों में हो जाता है। यहाँ पर क्या है, मैथुन यानी कि जब कोई लड़की और लड़का आपस में प्रेम संबंध करते हैं और वो दोनों आलिंगनवादी हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से संभोग कर लेते हैं, मैथुन कर लेते हैं, मतलब शादी से पहले ही, और अपनी मर्जी से एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं और संबंध बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं गांधर्व विवाह। इस विवाह में धार्मिक कृत्यों से संपन्न हुए बिना ही, मतलब कोई जरूरी नहीं है कोई धार्मिक कार्य ही संपन्न हो, बिना ही शारीरिक संसर्ग विवाह के पक्षों में हो जाता है। मतलब कोई अनुष्ठान नहीं करा, कोई माला जयमाला नहीं, कोई मंगलसूत्र नहीं, कोई फेरे वेरे नहीं, मतलब दोनों ने माना, संभोग करा और अपने पति पत्नी बन गए। ऐसा विवाह दुष्यंत और शकुंतला का हुआ था। दुष्यंत और शकुंतला का इसी प्रकार का विवाह हुआ था महाभारत में। क्षत्रियों में गांधर्व विवाह का काफी प्रचलन था। जो क्षत्रिय लोग होते थे वो गांधर्व विवाह करते थे, वो मतलब संबंध बनाए और अपनी पत्नी बना ली। विश्वनाथ स्वामी बनाम कोवानी तथा भवानी बनाम महाराज सिंह 3 इलाहाबाद 377 में कहा गया है कि वह विवाह पद्धति अब प्रचलित नहीं है, परंतु मद्रास हाई कोर्ट ने अभी हाल में कहा है कि गांधर्व विवाह मद्रास में अभी प्रचलित है। इस प्रकार के विवाह मान्य नहीं है, लेकिन मद्रास में इस प्रकार के विवाह आज भी मान्य हैं। मतलब मद्रास हाई कोर्ट, मतलब इन वाले जो केस हैं, विश्वनाथ बनाम कोवानी, भवानी वसात महाराज सिंह, इलाहाबाद वाले हाई कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकार के विवाह अब मान्य नहीं है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि इस प्रकार के विवाह मान्य हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ मान्य है, मद्रास में। अब देखते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किसे कहते थे? इस पद्धति के अनुसार कन्या के पक्ष वालों की हत्या करके या उनका अंगादि छेदन करके और गृह या द्वार आदि तोड़कर सहायता के लिए चिल्लाती हुई तथा रोती हुई कन्या का बलात् अपहरण करके विवाह किया जाता है। इस प्रकार की पद्धति अब भी चलन में है और बैतूल मध्य प्रदेश की गौड़ जातियों में प्रचलित है। मतलब यहाँ पर एक प्रकार का ये समझ लो कि जबरदस्ती का विवाह, मतलब हम किसी लड़की से प्यार करते हैं, वहां पर ये एक रीत रिवाज मान लो, कैसे मान लो, लड़की को जबरदस्ती घर से निकालेंगे, उसके माता पिता को मारेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे या उसका अंग भंग कर देंगे घर के परिवार वालों के साथ, और वहां पे लड़ाई झगड़ा करके और उसका बलात्कार करके फिर उससे शादी की जाती है। यानी कि ये मान लो एक प्रकार का रेप टाइप, जिस प्रकार का एक रेप बलात्कार टाइप होता है उस प्रकार के यहाँ पर शादी को मान्य माना जाता है। और इस प्रकार की शादी आज मध्य प्रदेश की गौड़ जाति में प्रचलित है। मतलब जबरदस्ती करो, घर वालों को मारो पीटो और लड़की को ले जाओ, इस प्रकार की शादी, यानी ये होती है राक्षस शादी, जबरदस्ती। पेशाच विवाह, पेशाच विवाह पद्धति को बहुत ही निंदनीय माना जाता है। इसमें सोई हुई मद आदि से मत्य विकृत मस्तिष्क वाली कन्या के साथ मैथुन करके विवाह किया जाता है। इसमें क्या है कि यदि कोई लड़की है, उसे वो जो पागल है या उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसके संग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या वो लड़की नशे में है, उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, या उसे इस प्रकार से भ्रम में डाला गया है कि जो उसके संग कार्य हो रहा है वो उचित है, अनुचित नहीं है, ठीक है, यानी गलत कार्य करा और उसे ये बताया कि नहीं ये गलत कार्य नहीं, सही चल रहा है, ऐसे यानी उसके संग गलत काम करके फिर उससे शादी करना, यानी पेशाच विवाह में आता है। ठीक है,
उपरोक्त 8 विवाह पद्धतियों में से मान्य पद्धतियों में ब्रह्म विवाह और अमान्य पद्धतियों में असुर विवाह पद्धति को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यानी ब्रह्म विवाह और असुर विवाह को तो सही नजरों में से देखा जाता है, सही माना जाता है। अन्य सभी पद्धतियां घृणा की दृष्टि से देखी जाती हैं और वे अब चलन में नहीं हैं। विवाह की पद्धति का इस प्रकार से विभाजन व्यावहारिक दृष्टि से स्त्री के संतानहीन मर जाने पर स्त्री धन के उत्तराधिकार के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि स्त्री का विवाह मान्य पद्धति के अनुसार हुआ है तो उसे उसके संतानहीन मरने की दिशा में उसका स्त्री धन उसके पति और उसके सैपिंड व्यक्तियों को जाता है। अगर मान्य विवाह है तो अगर नियम कायदा कानून से विवाह करा है और पत्नी मर जाती है तो उसका जो बच्चा होता है उसकी संपत्ति उसको दी जाती है या उसके सैपिंड को दी जाती है। अगर वो अमान्य विवाह है तो उसकी अगर कोई संपत्ति है तो वो उसको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो स्त्री यहाँ पे देखो, परंतु यदि विवाह अमान्य पद्धति से होता था तो स्त्री धन पिता पक्ष के संबंधियों में चला जाता था। अगर अमान्य विवाह है तो जो स्त्री का जो धन है वो पिता के पक्ष को यानी लड़की के घर वालों को वापस चला जाता था। स्मरणीय है कि वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में उपरोक्त विवाह पद्धतियों में कोई स्थान नहीं दिया गया है। वैध हिंदू विवाह के लिए अब अधिनियम भी वर्णित 5 आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। मतलब हिंदू विवाह करने के लिए भी केवल अब 5 शर्तों की मतलब 5 शर्तें दी गई हैं। अब हिंदू विवाह भी तभी मान्य होगा ना, तो अब यहाँ पे किसी हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में अब किसी भी प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। अब सिर्फ वही विवाह मान्य होंगे जो उनकी शर्तों को पूरा करेंगे। अब 5 शर्त कौन कौन सी हैं, अब इनको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इन जो 5 शर्तें हैं इनको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाता है, आप फिर बोर होने लगते हो और आपकी समझ में कुछ आता नहीं है। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। और हम आपके लिए सेकंड सेमेस्टर की ऑल वीडियो बहुत ही जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं। और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में से शेयर करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।